ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधा इस वक्त हम लिए चल रहे हैं आपको इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह रहे हैं वहां पर, यही चलते हैं। This is so we are meeting here at a juncture where the poll for the 7th and ultimate round of the national election is going to close in most of the states where the 7th phase election is going on. With this, the polling has concluded in 542 parliamentary constituencies across states and union territories. For the lower PC, the elections were denotified, and at a later point of time we'll let you know about the elections of Vellore. Today the 7th phase that went to polls consisted of 59 parliamentary constituencies in 8 states, the states of Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and UT of Chandigarh. You are all aware that the elections in India are... तो इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया जा रहा है, इसका क्रक्स क्या है, कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन असल में ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इंडिया न्यूज पोल स्टेट के एग्जिट पोल में इससे पहले कि सस्पेंस पर से पर्दा उठे, क्योंकि वोटिंग को लेकर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, वो सस्पेंस उससे पर्दा हटे उससे पहले चर्चा ये हो रही थी कि किन परिस्थितियों में ये चुनाव हुए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन के लिए कितना आसान या मुश्किल था, और मध्य मार्ग अपनाते हुए मध्य प्रदेश में चलकर पहले ये समझने की कोशिश करें कि वो स्टेट जिसने बंपर सीटें दी थी वहां एक्चुअली इक्वेशन पिछली बार क्या थे। पिछली बार 2014 में क्या इक्वेशन थी वो हम आपको फटाफट यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस जीती थी और 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी कि 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी 2014 के इलेक्शन में जब रिजल्ट आया था। वोट शेयर की अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो 61.60% वोट पड़े थे पिछली बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। और अब मैं पार्टी वाइज इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कांग्रेस के पास 35.4% वोट मिले थे, बीजेपी को 54.8% वोट मिले थे, बीएसपी 3.8, आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी 1.2% वोट मिले थे और अदर्स बाकी के खाते में 4.8% वोट्स गए थे। और अगर मैं इसको गठबंधन के तौर पर एक ऐड कर दूं तो एनडीए के खाते में 54.8% और यूपीए के खाते में 35.4% और बाकी जो अन्य पार्टीज हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं, उनके कुल जोड़ करने पर 9.8% ये आंकड़ा निकलकर सामने आता। तो एक मेजर वोट शेयर जो है पिछली बार वो बीजेपी का रहा था। अब 2 बातें यहां पर, क्योंकि डेवलपमेंट का काम यहां शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छा किया ऐसा कहा जाता है, फिर उसके बाद एक बार फिर से रिपीट क्यों नहीं कर पाए वो, क्योंकि कहते हैं डेवलपमेंट से ही आप एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर सकते हो। जरा ये समझें, लेकिन उससे पहले अपने नए जुड़े हुए मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य साहब भी इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। इसके अलावा पोल स्टेट जिसने इंडिया न्यूज के साथ ये एग्जिट पोल इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है, उसके एमडी शिव सहगल साहब भी हमारे साथ अब इस पैनल का हिस्सा हैं। और इसके अलावा हमारे साथ राजेश महापात्र भी जुड़ रहे हैं उड़ीसा का हाल बताने के लिए और विश्लेषण ये करने के लिए कि उड़ीसा की भूमिका क्या होने वाली है नए सिनेरियो में। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्या भूमिका होगी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब एमपी का क्योंकि जिक्र आया है तो एमपी की हम शुरुआत कर लेते हैं। और मुझसे बेहतर एमपी को आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो रोहित छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, कमलनाथ जी के इलाके के। जी, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हीं के बूते असल में पिछली बार ये नाक बची थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कि कम से कम पूरी नहीं चली गई भारतीय जनता पार्टी के झोली में। लेकिन उसके बाद क्या चीजें ऐसी बदली जिसकी वजह से कांग्रेस अपनी सरकार विधानसभा चुनावों के बाद बनाने में कामयाब रही, इसको मनीष कैसे समझते हैं, क्योंकि मनीष भी इस सिनेरियो को बड़े अच्छे से, क्या हुआ, बदला क्या है? मनीष के बाद निमेश आपके पास आता हूं। मनीष से पहले देखिए, एक लंबे समय का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहां पर, और उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए जो जरूरी था वहां पर किसानों का मुद्दा था, किसानों की वहां पर आत्महत्याओं का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। और शिवराज के साथ आप देखिए कोई बहुत ऐसी बड़ी डिफरेंस या खाई नहीं है कि जिसके तहत ये कहा जाए कि पूरे तौर पर शिवराज के राज को खारिज कर दिया गया था। आप देखिए अगर सीटों का अंतर देखें तो बहुत कम है, लेकिन इसमें ये समझना होगा कि एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद कांग्रेस अपनी नई बातें लेकर पहुंची। कांग्रेस में जो भीतर घात होता था वो भीतर घात कम हुआ और लोगों को ये लगा कि हाँ, इस बार ऐसा लगता है कि एक नया नेतृत्व राज्य में चाहिए और उसको लेकर मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी जो बीच में थी जिसकी बदौलत
जो सूरत आप बता रहे हैं कि मुश्किल से ही बनी लेकिन सरकार बन गई कमलनाथ जी की वहां, क्या आपको लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी अब वो फिर से काउंटर हो गई होगी और बीजेपी के लिए फिर से रोजी पिक्चर होगी? नहीं, मेरे ख्याल से मामला अभी ताजा है, लेकिन जहां तक बात की जाए ये देश के लिए है। ये मत जो पड़े निमेश कुछ कहने के लिए तड़प रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नेहा की बात कर रहा हूं जिन्होंने बीजेपी की, उन्होंने एक बात कही थी, इंडिया शाइनिंग को हम लोगों ने बहुत क्लोजली कवर किया था और कुछ गलतियां हुई थी जो इस बार शाह और मोदी की जोड़ी ने नहीं की। और अभी जो मनीष भाई कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, 6 महीने के अंदर अंदर हमने इंडिया न्यूज पर, न्यूज एक्स पर बार बार ये कहा था कि हो सकता है कि ये 3 बड़े राज्य अपने हाथ से देंगे और लोगों को आश्चर्य हो रहा था और वही हुआ भी कि कांग्रेस जीती। लेकिन उससे क्या कह रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी अभी भी कैरी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अब बदल गया मामला? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लोगों को अब ये एहसास होने लगा है, वो कहने लगे हैं कि गलती हो गई और वो गलती अब हम नहीं दोहराना चाहते। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में आपको हर जगह आप जाएंगे, वहां पे जो ऋण माफी की बात है इसको लेकर मध्य प्रदेश 17 दिसंबर को सरकार बनी और 17 दिसंबर 2018 को सरकार बनी। आप कह रहे हैं ये तीन टर्म की एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से नहीं, और ये इतनी जल्दी वो एंटी इनकम्बेंसी मिटिगेट भी हो गई। जैसे ही कमलनाथ की सरकार बनी और वहां लाइट जाना शुरू हो गई और लोगों ने कहा कि कांग्रेस आ गई। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि उमा भारती सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे पर ही आई थी और वही हुआ। जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई, लाइट जाना शुरू हुई और लोगों ने विद इन अ वीक ये हुआ और सब जगह से मैसेज आने लगे कि भाई कांग्रेस की सरकार आई। आप ये कह रहे हैं कि शिवराज की सरकार में बिजली नहीं जा रही थी? ठीक है, देखिए, लोगों का ये परसेप्शन बन चुका था और ये नहीं जा रही थी। बाकी और भी लोग हैं, उनकी भी राय लेते हैं। इसका फायदा अजीत मंडोला जी के पास चलते हैं। मंडोला जी, आपका क्या कहता है? मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया 3 राज्यों के चुनाव में, वो था कर्जा माफी। वो किसानों की समस्याएं, वहाँ पे किसान कुछ सालों से परेशान थे। वहाँ पे कई बार इनसे मुआवजे की बात होती थी। मंडोला साहब, मंदसौर उसका उदाहरण था। और किसानों का जो कर्जा माफी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता, ये 2 मुद्दे क्लिक कर गए। तीसरा, मध्य प्रदेश में एक अजीब बात ये थी कि मैंने देखा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी वो सहानुभूति नहीं थी जो राजस्थान में थी। वहाँ पे मोदी को लेकर भी थोड़ा सा नाराजगी थी। और सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह जब वहाँ पे गए, उन्होंने नर्मदा यात्रा परिक्रमा करी, उसका 2 बड़े नेता मध्य प्रदेश के थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो एक हो गए। और उसकी वजह, जो स्ट्रेटेजी वो जानते हैं दोनों लड़ना कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, वो उन्होंने विधानसभा चुनाव में करके दिखाया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में स्थिति थोड़ा बदल गई है। उसकी वजह एक कर्जा माफी को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। अब उसको लेकर वहां पे इस वक्त कमलनाथ सरकार, राहुल गांधी ने भी 1-2, अगर आपने जनसभा में देखा होगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई के कर्जा माफी को लेकर मुद्दा बनाया कि साहब ये हो गया। लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं बैठ गई कि इन लोगों ने वायदे किए लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। मंडोला साहब, आप देखिए, आप भी भोपाल में थे जब इंडिया न्यूज का मंच था। वहां पर सारे नेताओं ने कहा कि हमें अभी 100 दिन भी नहीं हुए और आचार संहिता नहीं, अब पब्लिक तो इससे पहले की काम आगे नहीं मानते। 2 मुद्दे जो मंडोला जी नहीं मानते, 2 मुद्दे थे, और शायद कर्ज माफी सोनिया और गांधी बिजली के साथ अभी बहुत क्लियर मैसेज मुझे नहीं मिला है, लेकिन जैसा मैं सुन पा रहा हूं, शायद सोनिया गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है। एक अहम खबर आ रही है। बिल्कुल, इस ब्रेकिंग को फ्लैश किया जाए तो बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी के घर से बाहर निकले हैं चंद्रबाबू नायडू और वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी और शरद पवार से भी 2 बार मिल चुके हैं। इसमें भी लगता है जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कोई होड़ सी लगी हुई है। उधर हम देखते हैं कि तेलंगाना की तरफ से, उनके सीएम की तरफ से भी ये कोशिशें की जा रही हैं और इधर चंद्रबाबू नायडू भी कोई ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ना चाहते जिसको उन्होंने खटखटाया। नतीजों से पहले जो है थर्ड फ्रंट को पूरा एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। असल में जगन उनकी कुर्सी कब छीन लेंगे, वो इसी के उसमें डर में जगन को चाहते हैं वो कांग्रेस के नजदीक ना जा पाए। नहीं, लेकिन ये जो बातें दिख रही हैं, एक तो केसीआर जिस तरीके की कवायद कर रहे हैं, इधर हम चंद्रबाबू नायडू को दौड़ते भागते देख रहे हैं। केसीआर जाके स्टालिन से मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो दर्शन करने के लिए आए थे, वो हमसे कोई सत्ता वत्ता बनाने को लेकर बात नहीं हुई है। मतलब ये क्या सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट शुरू है क्या? नहीं तो जगन ने क्या कहते हैं साफ कर दिया ना कि हम प्रताप राव जी के पास चलते हैं। प्रताप राव जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जो गतिविधियां वो बढ़ गई हैं। इवन वो यहां तक भी तैयार हैं कि केसीआर भी आ जाए, कोई बात नहीं, मैं जो अपना जो पुराना द्वेष है उसको भूलने के लिए तैयार हूं। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जिस तरह से केसीआर और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, निश्चित तौर पे ये बात है कि दोनों ही जो दक्षिण के दल हैं कहीं ना कहीं केंद्र में अपनी भूमिका चाहते हैं। और मुझे जहां तक चंद्रबाबू नायडू का लगता है, कहीं ना कहीं उनको इस बात का रिजल्ट का पता लग चुका है और वो रिजल्ट को देख के कि क्योंकि राज्य की सत्ता उनके हाथ में जा रही है, किसी भी तरह से वो अपनी राजनीतिक
और देवगौड़ा की तरह मुझे भी मौका मिल जाए। के लिए नहीं तो अगर उनको पता चल गया है और अपना राजनीतिक रेलेवेंस वो बनाए रखना चाहते हैं तो फिर पता चल जाने के बाद तो जो बहुत तो ऑब्वियस इससे चीजें ज्यादा आसपास दिखाई दे रही तो शायद गलत घर में चले गए हैं वो। इसलिए ओवर एक्टिव है। नहीं वो जगन नहीं नहीं हम नरेंद्र मोदी के खेमे में तो जा नहीं सकते। जितनी गाली गलौच वो कर चुके, जिस लेवल पे वो पहुंच चुके, अब कहीं भी बीजेपी के दरवाजे, एनडी के दरवाजे उनके लिए खोलने कहते हैं सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। नहीं और राव साहब ये गाली गलौज और वाद विवाद की आप बात कर रहे हैं तो शिवसेना से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है कि एक दिन पहले तक सामना में इतनी तूतू मैं और पार्टी की पर इतनी उसके लिए समय चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू अपना रेड बढ़ाने की अच्छा कोशिश अच्छा कर रहे मुझे हैं। मुझे एक चीज मध्य बताइए। प्रदेश में जाकर वापस आता एक हूं। मिनट मुझे एक चीज बताइए मनीष जी, क्या चंद्रबाबू नायडू को पीएम पद दिख रहा है इस वक्त? उनको लग रहा है कि पहले के भागो चीका फूट जाएगा? ख्याल से क्योंकि सबसे ज्यादा दौड़ वही कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू बच जाए, सीएम उनकी नहीं, बच जाए। देखिए लेकिन पप्पू जो नहीं, वो वहां बच के नहीं रही। रोहित वो ये बच तो नहीं तब रही। पता वो बच नहीं चलेगा रही, क्योंकि जब सबसे पिछले बड़ी बार के प्रॉब्लम- सिनेरियो को ठीक हम है। पूरा समझ लेंगे ठीक है। और इस बार हमारा एग्जिट पोल क्या कह ठीक रहा है है, वो अब चलिए। क्या हम ये समझे कि वो राज्य जिन्होंने पूरी सीटें दे दी थी भारतीय जनता पार्टी को उनमें से एक राज्य की आप बात करने लेकिन वाले हैं। वो जरा राजस्थान- उसका स्पेसिफिकेशन बता दीजिए। लेकिन बिल्कुल, जरा- मोतीचूर के लड्डू ठीक- सब में फूट रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के इक्वेशन जरा देख लेते हैं पहले, फिर हम इस पर डिस्कशन पर आएंगे। राजस्थान भी पिछली बार बीजेपी के लिए बहुत शानदार मैं कहूंगा रिजल्ट लेकर आया था, क्योंकि 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी राजस्थान में और सारी की सारी कहते हैं क्लीन स्वीप जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया था राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने। और वोट शेयर अगर हम देखें 63.09% वोट पड़े थे राजस्थान में, जिसमें कांग्रेस को 30.7% वोट मिले थे और बीजेपी 55.6%। एक मेजर वोट शेयर रहा था बीजेपी के फेवर में। और बीएसपी के पास 2.4%, अदर्स के पास 11.3%। और अब मैं अगर इसको एनडीए और यूपीए में बांटू इस वोट परसेंटेज को, तो एनडीए 56.8%, यूपीए 30.7% और अदर्स जो बाकी पार्टियां हैं उनके पास 12.5% वोट निकलकर सामने आया था। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। आंकड़ा एक सेकेंड। लेकिन क्या मैं यहां पर रोकते हुए आपको छत्तीसगढ़ में आप जाएं इससे पहले एक सवाल मैं पूछ सकता हूं। अभी एक बात अजीत मंडोला साहब ने कही कि वहां पर मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी को लेकर भी नाराजगी दिखाई दी जो इधर राजस्थान में नहीं थी। क्या उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां से बहुत सारे लोग आर्मी में हैं और वहां पर एक कैपिटल है जिसको इंदौर कहा जाता है, व्यावसायिक राजधानी। क्या नोटबंदी और जीएसटी की वजह से वहां थोड़े से खलनायक बन गए मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी? अब वहां पर थोड़ा सा थे, उनको लेकर नाराजगी थी। लेकिन राजस्थान में मैं विधानसभा चुनाव के समय भी घूमा था। वहां पे उनका कहना था कि भाई हमें मोदी से कोई बैर नहीं है, हमको केवल वसुंधरा से नाराजगी है। और वहां पे वसुंधरा ही एक सबसे बड़ा फैक्टर थी बीजेपी के हारने की, एक जो वजह बनी। वरना वहां पर उनका ये कहना था कि अगर वसुंधरा को बदल दिया जाता तो शायद था कि फिर बीजेपी रिपीट कर जाती। लेकिन अब वो वहां पर जो वसुंधरा की नाराजगी ने बड़ा नुकसान बीजेपी को किया। नेहा जोशी से जरा ये पूछ लीजिए कि पिछले बार के 25 में से इस बार कितनी पूरी आ रही है, कितनी आ रही है? नेहा जी, यहाँ क्या कैलकुलेशन है आपका? कहूंगा फिर माहौल बदल गया है। कैलकुलेशन क्या है? पिछली बार तो क्लीन स्वीप किया था, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी हेलो जी नेहा जी बोलिए। जी मैं अभी इन सारे गेस्ट की आपकी बातें सुन रही थी और बहुत सारी बातें हुई, खासकर ये 3 प्रदेशों के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे जो जहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। तो एक कोई एस्टीम पैनलिस्ट उन्होंने मेंशन भी किया कि जो लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था, कुछ स्थानीय नेताओं से नाराजगी भी कुछ ऐसा फैक्टर रहा कहीं पे। लेकिन आप देखिए कि अभी पिछले 3-4 महीनों में आप जहां भी आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स, मैंने कई सारे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स को ग्राउंड पे ट्रैवल करते हुए देखा, उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं और आप देखेंगे हर जगह एक कॉमन अंडरकरंट जो दिख रहा है वो ये है कि बहुत जरूरी है मोदी को वापस लाना। और जो एक विश्वसनीयता खोई है कांग्रेस ने एक बार दोबारा, मुझे लगता है लोगों ने एक बहुत अच्छा उनको मैंडेट दिया था, इस बार एक मौका दिया था अपनी विश्वसनीयता को वापस लाने का। लेकिन चाहे वो कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बिजली की आपूर्ति है, ये सब मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आई है इन 3 प्रदेशों में और इसका असर हमें देखने को मिलेगा। हमारी टैली वहीं की वही रहेगी। नेहा जी, उनको टाइम कितना मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए? हम 300 का आंकड़ा पार करने का लगा रहे हैं। अगर हम हर स्टेट में ऐसे कहेंगे कि नेहा जी, बहुत टाइम नहीं हुआ है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए। हुए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है।
नेहा जी, एयर स्ट्राइक ने काम करा आपका वहां पे? आप एयर स्ट्राइक के चलते माहौल देखिए, बदल दिया लोगों का आपने। तो ये भी कहना है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो जो वायदे किए गए थे कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी और बिल्कुल हम जो भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये आपके सारी मुताबिक बातें- आपके मुताबिक आपके- 6 महीने में एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। आपके मुताबिक क्यों बदले? विधानसभा में भी यही हुआ था, बीजेपी को अपने उम्मीदवार इस पर मुझे लगता है लेकिन कांग्रेस लेफ्ट आउट लग रहा है कि हो रही है। अर्चना जी से रिएक्शन अर्चना लेना जी पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, यहाँ पे खासतौर से ऐसे राज्य जो थे पिछली बार जिन्होंने बम्पर झोलियां भर दी थी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, वहां आप अपना कितनी जगह बना पाएंगे? और कहा यह जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत मैंडेट आपको मिला वो आपकी सरकारों ने परफॉर्मेंस नहीं करके उस मैंडेट से आशाएं खत्म करनी। अब देखिए, कह कौन रहा है? वही लोग कह रहे हैं जो अच्छे दिनों के वादे का जो छलावा लेकर आए, बुरे दिनों का आगाज किया। वही लोग तो कह रहे हैं ये बातें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका राज ऐसा था जिससे जनता त्रस्त थी। मैंने पहले भी कहा, अब अग्रेरियन क्राइसिस पूरे देश की समस्या है और उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 4.5 महीनों में जितना हम काम कर पाए उससे जनता खुश है हमसे, और जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया वो सिर्फ एक प्रपंच साबित हुआ। तो हमारा ये मानना है कि मोदी जी जो इतने ज्यादा चिंतित हैं और जितनी बौखलाहट इनकी भाषा में ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई दे रही है, मैं तो जोशी जी की उस बात को सुनकर विस्मित थी, हालांकि मुझे आपने अवसर नहीं दिया। ये तो ऐसा प्रतीत करवा रही थी जैसे संगठन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं, सभी संगठन के तहत काम करते हैं। और जहां तक आपका भी मैं एक आंकड़ा दुरुस्त कर दूं, माननीय राहुल गांधी जी से ने 158 रैलियां की हैं, 40 से या कह सकती हूँ 45 बार प्रेस को एड्रेस किया है, और जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के साथ संवाद होना चाहिए उसे कायम भी किया। एक तरफा संवाद नहीं रखा, व्यक्तिवादी राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया, सब कुछ सब्स्यूम करना चाहते हैं एक पर्सनालिटी में और उसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और वो पर्सनालिटी क्या करती है कि टॉपिकल इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमारी सेना पार्टी के नेता ने ज्यादा रैलियां की हैं। ठीक है, 158 रैलियां की हैं। लेकिन राजेश महापात्रा के पास हम चल सकते हैं, बहुत देर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। जरा उनसे ये समझें कि उड़ीसा का गणित इस बार क्या कह रहा है और कितना बीजू जनता दल रेलेवेंट रहने वाला है नए सिनेरियो में उनके मुताबिक। राजेश जी। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पे क्या होने वाला है, आप बात कर रहे। जी बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर में जो आंचलिक दल है ये बड़े एक रोल प्ले करने वाले हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो नवीन पटनायक और बीजू जनता दल की एक अहम भूमिका होगी आने वाले दिनों में। ये राष्ट्रीय स्तर की कहानी है। जहां तक उड़ीसा की बात है, उड़ीसा उन्हीं 2 राज्यों में से है जहां पर कि कंकरेंट इलेक्शंस हुए, असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए भी इलेक्शंस हुए और साथ साथ लोकसभा के लिए भी इलेक्शंस हुए। तो यहां पर जो रिजल्ट्स है उसको लेकर बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि एक बड़े फोर्स करके इमर्ज करे, वो आज तक हो नहीं पाया था। लेकिन इस इलेक्शंस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल चैलेंजर होकर इमर्ज करेगी। इनके भाजपा के वोट शेयर जरूर बहुत बढ़ेंगे, लेकिन वो वोट शेयर क्या सीट्स में कन्वर्ट होंगे ये हमें देखना है। अच्छा राजेश जी, जहां तक लग रहा है नवीन पटनायक, हमारी अंदाज ये है कि नवीन पटनायक वापस आ रहे हैं सरकार बनाने के लिए, बशर्ते उनके सीट बड़े कम हो जाए। दूसरे स्थान पर बीजेपी रहेगी। बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है वोट शेयर के रूप पर, सीट के रूप में कितने फायदे होंगे वो देखने वाली बात है। अच्छा राजेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। बीजेपी को बहुत फायदा होगा, वो होने वाला है। ठीक, राजेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा। अभी रिसेंटली जो फोनी तूफान आया था ओडिशा में, उसके बाद जिस तरह से मदद भेजी थी केंद्र से नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद तारीफ की थी नवीन पटनायक सरकार की तरफ से तारीफ की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने हम निकालें? मतलब कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि वो एनडीए में वापस आ सकते हैं। एकदम, क्योंकि देखिए 23 तारीख को क्या चुनाव के फल आने वाले किसी को पता नहीं, और ये करीब तय है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे आंचलिक दल से सहायता की जरूरत पड़ेगी।
और नवीन पटनायक बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस में भाजपा को सपोर्ट किए हैं। 9 साल दोनों पार्टी मिलकर ओडिशा में शासन किया है और इसीलिए दोनों तरफ चैनल ओपन है। और नवीन पटनायक ऐसे पॉलिटिशियन है जो हर तरह चैनल ओपन रखते हैं। हमारा कहना यह है कि नवीन ब्रेक पर जाए उससे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल क्या मैं उमाकांत जी से पूछ सकता हूं? दुबे साहब, मैं आपके पास आता हूं। उमाकांत जी, ये जो रेलेवेंस कहा जा रहा है कि आंचलिक दल रहेंगे, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते थे, इसीलिए जब वो नामांकन भरने गए तो वो अपने साथ अपने अलायंस को भी लेकर गए, ये बताने के लिए कि अगर अलायंस पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है तो भी निर्विवाद नेता मैं ही रहूंगा। देखिए, मैं एक इलेक्शन कवर किए मैंने, और इलेक्शन कवर करते हुए मैंने संसद और संसद के बाहर की सारी राजनीतिक गतिविधियां देखी। ठीक है। और उनका कैलकुलेशन किया। मैं ये मानता हूं कि इस देश में, इसी देश में आंचलिक जो दल है उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस नोट पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके पास आपको बताएंगे।